मैं डॉक्टर रितेश कुमार पुनः एक नए डाटा के साथ उपस्थित हुआ हूं। आने वाले एग्जाम में इस डाटा से कई सारे प्रश्न आने की संभावना है। डाटा का टॉपिक रक्त है। रक्त को रुधिर या ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः रक्त क्या है तो एकमात्र संयोजी ऊतक है। रक्त तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। सामान्यतः रक्त का पीएच क्या होता है तो 7.4 होता है। यहां ध्यान देने की बात है, जब भी पीएच से प्रश्न आते हैं तो छात्रों के द्वारा बार बार गलती कर दी जाती है। तो इसे समझने के लिए सबसे आसान तरीका है, एक स्केल लें, उस पर 14 डिजिट लिखें। 1 से 6 तक जिसका पीएच मान होगा वो अम्लीय होगा और 7 से ज्यादा जिसका होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा। इधर रक्त से संबंधित पीएच के प्रश्न की रूपरेखा में कुछ बदलाव हुआ है। जैसे आपसे पूछा जाएगा रक्त की प्रकृति क्या है, तो विकल्प में क्षारीय भी रहेगा, कम क्षारीय भी रहेगा। ऐसी परिस्थिति में उत्तर देने के समय आपको लिखना पड़ेगा रक्त की प्रकृति क्या होती है, तो दुर्बल क्षारीय होती है अर्थात कम क्षारीय होती है। शरीर के कुल वजन में रक्त का प्रतिशत कितना होता है तो 7% होता है। और सामान्यतः मनुष्य में रक्त कितने लीटर होती है तो मनुष्य में 5 से 6 लीटर होती है और महिलाएं में 4 से 5 लीटर रक्त की मात्रा होती है। रक्त का अध्ययन हम किस विषय में करते हैं तो हेमेटोलॉजी में हम रक्त का अध्ययन करते हैं। ब्लड प्रेशर, जिसे हिंदी में रक्त दाब के नाम से जाना जाता है, इसको मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, यह प्रश्न बीपीएससी के पीटी में ऑलरेडी आ चुका है। ऐसी उम्मीद की जा रही है बीपीएससी टीचर, बीपीएससी पीटी के अलावा कई सारे एग्जाम में यह प्रश्न आ सकती है। तो रक्त दाब अर्थात ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जिस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं उस उपकरण को हम किस नाम से जानते हैं तो एस्फाइनोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। सामान्यतः एक सामान्य मनुष्य में रक्त दाब क्या होती है तो 120/80 mm होती है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। इस अस्थि मज्जा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है तो बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। लेकिन भ्रूण की अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है तो लीवर में होता है। कहाँ होता है तो लीवर में होता है। सामान्यतः रक्त के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है और दूसरे कंपोनेंट को रुधिराणु के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में अर्थात रक्त के संगठन में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है तो 55% होती है और रुधिराणु, जिसे ब्लड कार्पुल्स के नाम से जाना जाता है, इसकी मात्रा कितनी होती है 45% होती है। अब पढ़ने के क्रम में आपको यह समझना पड़ेगा कि प्लाज्मा के निर्माण में किसकी भूमिका होती है, अर्थात प्लाज्मा के मुख्य कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो प्लाज्मा के मुख्य कंपोनेंट जल है, अर्थात प्लाज्मा में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा होती है तो जल की मात्रा होती है। इसमें जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है तो 90% होती है। साथ ही साथ प्रोटीन की मात्रा 7% होती है, लवण की मात्रा 0.9% होती है, ग्लूकोज की मात्रा 0.1% होती है और अन्य की मात्रा कितनी होती है तो 2% के करीब होती है। साधारणतः प्लाज्मा कैसा होता है तो तरल रूप में होता है अर्थात लिक्विड होता है और प्लाज्मा का रंग क्या होता है तो पीला होता है। इसी क्रम में जब हम ब्लड कार्पुल्स के मुख्य घटक को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ब्लड कार्पुल्स में 3 चीज का संगठन होता है। वो क्या है तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। अब जिसकी जिक्र मैंने पहले कर चुका हूं, प्लाज्मा
जो रक्त में 55% के करीब होता है और इसमें जल की मात्रा कितनी होती है, 90% होती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि प्लाज्मा का रंग पीला क्यों होता है? तो प्लाज्मा का रंग पीला बिलिरुबिन के कारण होता है। और प्लाज्मा हमें क्या प्रदान करता है? तो ग्लूकोज खनिज लवण के द्वारा हमारे शरीर में प्लाज्मा ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। प्लाज्मा में कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन। ये जो फाइब्रिनोजेन है, यह प्रत्येक महीना परीक्षा में आते रहते हैं। प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? इसे जब हम गौर करते हैं तो पाते हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन को शरीर के विभिन्न भागों में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। साथ ही साथ पीएच को बैलेंस करने के दिशा में प्लाज्मा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इतना ही नहीं, प्लाज्मा रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है और ग्लूकोज को विभिन्न अंगों में भेजने का काम किया करता है। इसी क्रम में आपको जानने की आवश्यकता पड़ेगी, व्हाट इज सीरम? सीरम क्या है? जब प्लाज्मा से हम प्रोटीन को निकाल देते हैं, किस प्रोटीन को निकालते हैं? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को जब निकाल देते हैं, तो जो शेष बचता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम सीरम के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में ब्लड कार्पूस, जिस जो रक्त में कितना प्रतिशत होता है? 45% होता है। और इस ब्लड कार्पूस में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की भूमिका रहती है। यहां हमें आरबीसी का वैज्ञानिक नाम समझना है। अधिकांश छात्र हल्के फुल्के क्वेश्चन को तो कवर कर लेते हैं और जो डिसाइडिंग क्वेश्चन होता है उधर उनकी नजर नहीं जाती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, जब भी आप किसी से पढ़ें तो उन टीचरों के क्वालिफिकेशन और योग्यता पे जरूर गौर करें, अन्यथा भविष्य अंधकारमय होने की संभावना। मैं बार बार इसका रिपीट करता हूं। इसी क्रम में आपको जानने की आवश्यकता पड़ेगी, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इरिथ्रोसाइट है। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। आरबीसी की मृत्यु कहां होती है? तो स्प्लीन में होती है। इस स्प्लीन को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो प्लीहा के नाम से जाना जाता है। ब्लड बैंक ऑफ द आरबीसी किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। और आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी में लगातार परीक्षा में पूछा जाएगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाई जाती है, लेकिन इसके उपवाद भी हैं। इसके उपवाद कौन है? तो रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले पशु ऊंट तथा ऊंट के ही तरह के दिखने वाले एक और जीव लामा जो है उसमें केंद्रक पाई जाती है। ये अपवाद का क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार आता है। इसी क्रम में आपको समझना पड़ेगा, मनुष्य में आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? तो 45 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। इसी क्रम में आपको ये भी समझने की आवश्यकता पड़ेगी, महिलाओं में आरबीसी की मात्रा कितनी होती है? तो 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। द मेन वर्क ऑफ आरबीसी, आरबीसी का मुख्य काम क्या है? तो शरीर में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पे संवहन कराने का काम क्या करता है? आरबीसी करता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाई जाती है। इस हीमोग्लोबिन से लगातार परीक्षा में प्रश्न आएंगे। इस हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल क्या होता है? तो लाल होता है। सामान्यतः हीमोग्लोबिन का निर्माण किससे होता है? तो हीमोग्लोबिन का नाम हीमेटिन और ग्लोबिन नामक कंपोनेंट के द्वारा होता है। हीमेटिन एक प्रकार का लौह तत्व है जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। हो सकता है कि परीक्षा में आपसे पूछ दिया जाए कि ब्लड का रंग निम्नलिखित में से किस कारण से लाल होता है और आपके ऑप्शन में विकल्प में हीमोग्लोबिन नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रश्न गलत होने की संभावना हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं थॉरो पे काम करें। हीमोग्लोबिन के जगह हीमेटिन देगा। आप लोग हीमोग्लोबिन खोजेंगे
हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह तत्व जिसे हीमेटीन कहा जाता है, उसी के कारण ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर में ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अगले दो प्रश्न हैं वो परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कॉकरोच का रक्त का रंग क्या होता है? सफेद होता है। और इस कॉकरोच के रक्त का रंग सफेद किस कारण से होता है? तो हेमोलिम्फ के कारण होता है। रक्त में, कॉकरोच के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते, जिसके कारण कॉकरोच का ब्लड का रंग क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ऑक्टोपस समुद्र में पाए जाने वाला एक जीव है जिसके ब्लड का रंग क्या होता है? तो ब्लू अर्थात नीला होता है। यह नीला किस कारण से होता है? हेमोसाइनिन के कारण होता है। अगले प्रश्न सीजीएल के एग्जाम में बार बार आते हैं। शरीर में आरबीसी के नष्ट होने की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? हीमोलाइसिस के नाम से जानते हैं। मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूं। रक्त में आरबीसी के नष्ट होने की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? हीमोलाइसिस के नाम से जानते हैं। सोते समय मनुष्य के शरीर में आरबीसी की मात्रा कितनी प्रतिशत कम हो जाती है? 5% कम हो जाती है। और जैसे ही आप पर्वत या ऊंचाई या टीले पर चढ़ेंगे, आपके शरीर में आरबीसी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो 30% की वृद्धि हो जाएगी। जनरली जब किसी छात्र से पूछा जाएगा कि एनीमिया रोग किसके कारण होता है, तो वो आसानी से बता देगा लोहा के कारण होता है। क्योंकि प्रश्न की बनावट, प्रश्न की रूपरेखा में लगातार बदलाव आ रहा है। यदि पूछ दिया जाए निम्नलिखित में से किस कारण से एनीमिया रोग होता है और विकल्प में लोहा को हटा दिया जाता है अर्थात आयरन को हटा दिया जाता है और विकल्प में आरबीसी की कमी दे दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आंसर क्या होगा? आरबीसी की कमी। अर्थात शरीर में एनीमिया नामक रोग किसके कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है अर्थात आरबीसी की कमी से होता है। पर प्रश्न ये उठता है कि शरीर में जब आरबीसी की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा रोग होता है? तो ऐसी परिस्थिति में पॉलीसाइथेमिया नामक रोग होता है। इस रोग के समय गर्भवती महिला के शरीर में बड़े बड़े धब्बे का निर्माण त्वचा पे हो जाता है, जो ये बताता है कि अमुक महिला के शरीर में आरबीसी की मात्रा अत्यधिक रूप से बढ़ गई है। कुछ ऐसे रोग का भी मैंने उल्लेख किया है जो रक्त से संबंधित है, जैसे थैलेमेसिया नामक रोग जो आनुवांशिक रोग के नाम से जाना जाता है। यह रोग रक्त से संबंधित है, जिसमें हीमोग्लोबिन के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो गड़बड़ हो जाती है, अच्छी नहीं रहती है, जिसके कारण रोगी को बार बार ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। इसी क्रम में आपको समझना पड़ेगा WC, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो WC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट है। और इस WC का निर्माण कहां होता है? तो इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तथा इसकी संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? तो 8000 से लेकर 10,000 तक होती है। इस WC की मृत्यु कहां होती है? तो रक्त में ही हो जाती है। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से 4 दिन का होता है। और WBC में केंद्रक पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। लेकिन अधिकांश बार जब परीक्षा में ये प्रश्न आएंगे तो वहां रोग प्रतिरोधक क्षमता न लिखकर अंग्रेजी भाषा को हिंदी में लिखा जाएगा और लिखा जाएगा शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में WC की भूमिका क्या होती है? अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। रक्त का पुलिस मैन किसे कहा जाता है? तो WBC को कहा जाता है। साथ ही साथ शरीर का रक्षक किसे कहा जाता है? तो WBC को कहा जाता है। WBC 2 प्रकार के होते हैं, जिसे कणिका युक्त और अकणिका युक्त के नाम से जाना जाता है। कणिका युक्त में न्यूट्रोफिल्स की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इसकी मात्रा कितनी होती है? 65% होती है। और यह कणिका युक्त में यह सबसे ज्यादा पाया जाता है।
मुख्यतः न्यूट्रोफिल्स हमें क्या करता है, हमें बैक्टीरिया से बचाता है। और कणिका युक्त में जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं वो बेसोफिल्स होते हैं, जो सबसे कम अर्थात 1% के लगभग पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर को किससे बताता है, तो एलर्जी से बताता है, एलर्जी से बचाता है। इसी क्रम में आपको समझना पड़ेगा, कणिका युक्त में यूसिनोफिल्स भी पाया जाता है। ये हमारे शरीर को प्रोटोजोआ से बचाता है। साथ ही साथ स्किन की जो डिजीज होती है, त्वचा संबंधित जो बीमारी होती है, उस बीमारी का मुख्य कारण क्या होता है, शरीर में ईओसिनोफिल्स की मात्रा जो है वह कम हो जाती है। ऐसे क्रम में डॉक्टर के द्वारा इस ईओसिनोफिल्स की मात्रा को बढ़ाने के दिशा में महत्वपूर्ण दवा दी जाती है। WBC का दूसरा भाग अकणिका युक्त होता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है, मोनोसाइट का होता है, जो WBC का सबसे बड़ा भाग है। इस मोनोसाइट का मुख्य काम क्या है, हमारे शरीर में जो घाव होता है उसे जल्दी भरने की भूमिका में मोनोसाइट का विशेष योगदान है। इसी क्रम में लिम्फोसाइट जो WBC में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, ये मेमोरी सेल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त रक्त का एक और महत्वपूर्ण पोर्शन है जिसे रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो जिसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। साथ ही साथ इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन होता है और इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, तो प्रिया में होती है। सामान्यतः रक्त बिंबाणु का क्या कार्य होता है, रक्त के थक्का जमाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और ये किस में पाया जाता है, तो केवल स्तनधारी में पाया जाता है। इसकी संख्या मानव शरीर में 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक प्रति माइक्रोलीटर होती है। डेंगू रोग में इसी प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, काफी कम हो जाती है। और इस प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने की दिशा में पपीता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही साथ बकरी के दूध डेंगू के रोगी के लिए काफी ज्यादा सहायक होती है। इसी क्रम में समझना पड़ेगा, डेंगू नामक रोग में किसकी मात्रा काफी संख्या कम हो जाती है, तो प्लेटलेट्स की संख्या काफी कम हो जाती है। रक्त से संबंधित मैंने एक और बीमारी का उल्लेख किया है जिसे हीमोफीलिया के नाम से जाना जाता है। यह भी एक जेनेटिक रोग है, मतलब आनुवांशिक रोग है। इस रोग में शरीर को कट जाने के बाद जो रक्त का बहाव होता है वो रुकता नहीं है, अर्थात रक्त का थक्का नहीं जमता है। सामान्यतः यह रोग इंग्लैंड के राज परिवार में बड़े पैमाने पर हुआ, जिसके कारण इसे शाही रोग या रॉयल डिजीज रोग के नाम से जाना जाता है। आगे वाला प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। रक्त वाहिकाओं में जो शरीर के वेन होते हैं, आखिर उसमें रक्त क्यों नहीं जमता है या थक्का का निर्माण क्यों नहीं होता है, हेपेरिन के कारण नहीं होता है। आगे के तीनों प्रश्न परीक्षा में बार बार आ रहे हैं, जैसे आरबीसी, WBC और प्लेटलेट का अनुपात क्या है, तो 601 और 40 का अनुपात है। लेकिन जब हम आकार की दृष्टि से रक्त को देखते हैं तो हम पाते हैं WBC की आकार की दृष्टि से सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसके बाद प्लेटलेट्स और उसके बाद आरबीसी पाई जाती है। लेकिन जब हम संख्या की दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं कि आरबीसी की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, दूसरे स्थान पे प्लेटलेट्स है और तीसरे स्थान पे क्या है, WBC है। डाटा को बार बार पढ़ें और आगे वाले परीक्षा के लिए इसे फोकस करें। बीपीएससी टीचर के अलावा बीपीएससी का एग्जाम और अन्य सारे एग्जाम में इस डाटा से क्वेश्चन आएंगे। डाटा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट दें। जाते जाते दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, मुझको डुबाया और मैं उभरता चला गया। अगला डाटा पुनः संडे को मैं अपलोड करूंगा, तब तक व्यस्त रहें, कम पढ़ें लेकिन मन से पढ़ें। धन्यवाद।